नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मजबूत भारत के निर्माण और सुरक्षा बलों को मजबूती देने की बजाय विपक्षी दलों का निजी हितों पर है ध्यान। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में सड़क, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का किया शुभारंभ। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को पूर्व मुख्यमंत्री एमजीआर के नाम पर रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता को लेकर सुरक्षित रखा फैसला। संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों से मध्यस्थता पैनल के लिए जल्द मांगे नाम। पीठ ने कहा, ये सिर्फ जमीन विवाद नहीं, भावनाओं और दिल से जुड़ा है मामला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सार्वजनिक सफाई को लेकर मानसिकता में बदलाव को बताया जरूरी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में मध्य प्रदेश के 3 शहरों इंदौर, भोपाल और उज्जैन ने मारी बाजी। छत्तीसगढ़ को मिला सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पैराग्वे के राष्ट्रपति मारियो अब्दो बेनिटेज और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। राजधानी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेशनल पेंथियन ऑफ हीरोज का दौरा कर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल गलत तरीकों से चुनाव को प्रभावित करने से रोकने के लिए कंपनियां उठाएं उचित कदम। आईटी पर संसदीय समिति ने दिया निर्देश। ट्विटर के बाद संसदीय समिति के सामने पेश हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के प्रतिनिधि। अयोध्या भूमि विवाद मामले में कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता को लेकर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि ये सिर्फ जमीन विवाद नहीं है, ये भावनाओं और दिल से जुड़ा मामला है। अदालत ने कहा कि इसका हल दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए निकालना चाहिए। अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, जो पहले हुआ उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। अब विवाद क्या है, हम उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट चाहता है कि आपसी बातचीत से इसका हल निकले। अदालत ने सभी पक्षकारों का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से मध्यस्थता को लेकर पैनल सदस्यों का नाम सुझाने को कहा है। हिंदू महासभा ने इसके लिए पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत 3 जजों के नाम सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं। आज अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि मध्यस्थता में जानी चाहिए। हम लोगों ने मध्यस्थता का विरोध किया, यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले को काफ़ी प्रयास किया था कि मध्यस्थता हो दोनों पार्टी के पक्ष में, लेकिन मध्यस्थता फेल कर गई। हम लोग का मानना है कि यह मध्यस्थता पुनः फेल कर जाएगा, इसलिए कोर्ट का समय जाया करने के बजाय अच्छा है कि इस पूरे मामले का फैसला कोर्ट के द्वारा दी जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की अपील की है। मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि वो इस मामले में बाद में दायर किए गए पूरक शपथ पत्रों या अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं करेगी। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में अखबार द्वारा प्रकाशित किए गए तथ्यों को भी नए दस्तावेजों के रूप में पेश किया। केंद्र सरकार की तरफ से महाधिवक्ता के वेणुगोपाल ने कहा कि ये दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं, जिसकी जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज सरकारी गोपनीयता कानून के तहत गोपनीय थे। महाधिवक्ता ने कहा कि समाचार पत्र में प्रकाशित रफाल संबंधित खबर इस मामले की सुनवाई को प्रभावित करने का प्रयास है और साथ ही ये कोर्ट की अवमानना का मामला भी बनता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कलबुर्गी में प्रधानमंत्री राज्य की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने बेंगलुरु में आयकर अपीलीय अधिकरण, ESIC और मेडिकल कॉलेज और हुबली में किम्स का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर के BPCL डिपो को कलबुर्गी स्थानांतरण करने के लिए बनाई जा रही इमारत की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने रायचूर में BPCL डिपो समेत कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी और इसी कड़ी में उन्होंने आज भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पेट्रोलियम के रायचूर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रायचूर डिपो बहुत छोटा पड़ने लग गया था। यही कारण है कि पहले सिर्फ, याद रखना जरा, पहले सिर्फ 2.5 एकड़ में जो डिपो फैला था, अब वो 56 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनाया जा रहा है। ये 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलबुर्गी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कांचीपुरम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं तमिलनाडु में लोगों के लिए बेहतर, तेज और सस्ते परिवहन के लिए सड़क मार्ग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के उरापक्का में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन के नाम पर रखा जाएगा। तमिलनाडु से आने और जाने वाली फ्लाइट्स में तमिल भाषा में भी घोषणाएं की जाएंगी। In the upgradation of the power looms, more than 2 lakh looms have been upgraded in the country, of which more than 1,24,000 looms have been upgraded in Tamil Nadu alone. Kanchipuram and Tamil Nadu have a rich potential of tourism. We would be happy to know that the NDA government had done lot of work in the tourism sector. From 2013 to 2017, foreign tourist arrivals increased by a record 42%. Foreign exchange earnings increased by 50% from 2013 to 2017. To ensure more tourists arrivals, the e-visa facility is available to 166 nations. 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे आज जारी कर दिए गए हैं। इसमें इंदौर, जहां लगातार तीसरी बार सबसे साफ शहर बना, तो वहीं छत्तीसगढ़ सबसे साफ राज्य और सबसे साफ राजधानी भोपाल को घोषित किया गया। 4000 से ज्यादा शहरों और 40 करोड़ लोगों पर किए गए सर्वे में ये नतीजे आए हैं। पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्कूली और उच्च शिक्षा में स्वच्छता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की जरूरत बताई। दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चयनित राज्यों के साथ शहरों को पुरस्कार दिए गए।
इसमें मध्य प्रदेश के कई शहरों का दबदबा देखने को मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में इंदौर को तीसरी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो वहीं उज्जैन सबसे साफ मध्यम आबादी का शहर और भोपाल सबसे साफ राजधानी बना। अहमदाबाद को 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला सबसे साफ बड़ा शहर, जबकि सबसे साफ छोटे शहर का खिताब NDMC यानी नई दिल्ली महानगर पालिका को मिला। दिल्ली कैंट को सबसे साफ कैंट का दर्जा भी मिला। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की जरूरत भी बताई। स्वच्छता को प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए जरूरी है कि यह सभी नागरिकों की आदत, स्वभाव और व्यवहार का हिस्सा बने। जीने का तरीका स्वच्छता पर आधारित हो, सोचने का तरीका स्वच्छता पर केंद्रित हो। बहुत से लोग व्यक्तिगत सफाई, अपने घर और परिसर की सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन सार्वजनिक और सामुदायिक सफाई के प्रति उदासीन रहते हैं। इस मानसिकता में भी बदलाव लाना जरूरी है। सर्वत्र स्वच्छता ही प्रभावी स्वच्छता होती है। स्वच्छता की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए स्वच्छता की संस्कृति को नागरिकों के जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। स्वच्छता को लेकर लोगों में गर्व की भावना होनी चाहिए। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों पर और अधिक बल देना होगा। सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता को पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विषय बनाना चाहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार उत्तराखंड के गौचर को दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण की खास बात यह रही कि इसे 28 दिन में 4237 शहरों में पेपरलेस और डिजिटल फॉर्मेट में किया गया। The urban transformation that is being attempted through the Prime Minister's flagship programs and the programmatic interventions is the most comprehensive and ambitious framework of planned urbanization being undertaken anywhere in the world. Today, ladies and gentlemen, is to assure you that whilst we have completed more or less the physical targets of this scheme, construction of individual household toilets, where we have reached a figure of 94% and will complete the 100% in the next month or so. Community toilets, 500,000, which we have already completed, and we are well towards completing the physical targets set for 2nd October 2019, but I believe this is the start of the journey. राष्ट्रपति ने प्रयागराज में हाल में संपन्न हुए कुंभ मेले की तारीफ की और कहा कि इसे अनेक देशों में सराहा जा रहा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य के तहत देश के 18 आकांक्षी जिलों को सम्मानित किया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में असम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 18 जिलों के जिलाधिकारियों को नीति आयोग के CEO ने पुरस्कार प्रदान किया। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए देश के 18 आकांक्षी जिलों को सम्मानित किया। नीति आयोग द्वारा जारी विकास रैंकिंग में सर्वाधिक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों में असम के हैलाकांडी और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं झारखंड के 3 जिलों ने स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनमें हजारीबाग, चतरा और साहिबगंज जिलों को सम्मानित किया गया। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि इन आकांक्षी जिलों का शुमार देश के सर्वोत्तम विकासोन्मुखी जिलों में हो। जो सबसे अच्छी डिस्ट्रिक्ट आई है उसको, और जो दूसरी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट आई है, और 5 क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट आई है उसको हम सबको चैलेंज रूट पे सेलेक्ट करते हैं। और चैलेंज रूट होता है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपस में compete कर रहे हैं, और उनको आज हम लोगों ने अवार्ड किया है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बदलाव आया है और बहुत ही क्रांति आई है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। हर क्षेत्र में ये डिस्ट्रिक्ट्स आगे बढ़े हैं। दरअसल नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के लिए ये तीसरी डेल्टा रैंकिंग है। इसके तहत दिसंबर 2018 से लेकर जनवरी 2019 के बीच स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और मूल बुनियादी ढांचों से जुड़े 6 विकास क्षेत्रों में इन जिलों द्वारा की गई प्रगति को मापा गया है। इस स्कीम से 2 चीज़ें बहुत क्लियर हुई। नंबर 1, प्रायोरिटीज़ और फोकस एरियाज नीति आयोग ने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के रूप में डिस्ट्रिक्ट्स को डिफाइन करके दे दिए। नंबर 2,
मॉनिटरिंग और एक एक्सपर्ट एडवाइस जो नीति आयोग से डिस्ट्रिक्ट्स को मिल रहा है, उसमें अब उन प्रायोरिटी सेक्टर्स पे उनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करते हुए डेवलपमेंट के रास्ते पे बढ़ने के लिए काम बहुत आसान हो गया है। ये जो सम्मान है ये जनपद बहराइच में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की टीम है और ग्राम पंचायत स्तर पे करने वाले जो लोग हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर जनपद में अच्छा काम होगा तो राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें सम्मान मिलेगा और प्रशंसा मिलेगी। ये निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा और हम लोग अन्य इंडिकेटर्स में भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना के तहत देश के 115 जिलों को शामिल किया गया है। इसके तहत नीति आयोग हर महीने स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा जैसे विषयों पर जिलों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करता है और जांच करता है कि कौन सा जिला विकास की रफ्तार में कितना आगे है। इस योजना का मकसद अपेक्षाकृत विकास की पहुंच से दूर जिलों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज पैराग्वे के राष्ट्रपति मैरियो अब्दो बेनिटेज से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, खनन, दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव समेत योग और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर होगा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज पैराग्वे के उपराष्ट्रपति ह्यूगो वेलाजुकेज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इसके बाद दोनों देशों के उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की याद में एक डाक टिकट जारी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे के पहले चरण में पैराग्वे पहुंच चुके हैं। भारत की ओर से ये पैराग्वे की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। पैराग्वे पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति ने नेशनल पैंथियन ऑफ हीरोज का दौरा किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक में गठबंधन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच सीटों का बंटवारा को लेकर फिलहाल आम सहमति नहीं बन पाई है। कर्नाटक में गठबंधन के लिए जेडीएस ने 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि कर्नाटक में जेडीएस कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन इस बात को कांग्रेस की तरफ से सहमति नहीं मिल पाई। Today ultimately I have clinched for 10 seats before the National President Rahul Gandhi in presence of his party General Secretary Venugopal. So on my side, Mr. Danishwali, who is the Secretary General of my party, ultimately they will discuss and finally they will clinch the issues about the constituencies. सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित संसदीय समिति की फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। समिति ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर नागरिकों के अधिकार की रक्षा को लेकर बातचीत की। वहीं इस साल होने वाले आम चुनावों से पहले इनकी स्क्रूटनी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल गलत तरीकों से चुनाव को प्रभावित करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने को कहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की
28 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 1900 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का लाभ देश के 17 राज्यों के सुरक्षा बलों को मिलेगा। इसके साथ ही LPAI की 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। रक्षा मंत्रालय ने सेना में महिलाओं को लेकर अहम फैसला लिया है। ये फैसला भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका के बारे में काफी बड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि अब सेना की सभी शाखाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। इसका मतलब अब रिटायरमेंट की उम्र तक महिलाएं सेना में काम कर सकती हैं। अब महिलाओं को सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस में भी स्थायी कमीशन दिया जाएगा। इससे पहले सेना की 10 शाखाओं में महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन का प्रावधान था, लेकिन अब महिलाएं अपनी मर्जी के मुताबिक या फिर रिटायरमेंट की उम्र खत्म होने पर ही नौकरी छोड़ सकती हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई घोषणा के अनुरूप रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सशस्त्र बलों में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाली महिला अधिकारियों के पास स्थायी कमीशन लेने का विकल्प होगा। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के राष्ट्रीय महत्व के 9 वैज्ञानिक मिशनों की घोषणा की है। ये घोषणा आज दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की ओर से आयोजित सम्मेलन में की गई। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन की अगुवाई में प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के राष्ट्रीय महत्व के 9 मिशनों की घोषणा की गई है। ये परिषद विज्ञान में चुनौतियों का सामना करने के साथ ही प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए सामाजिक समस्याओं के समाधान की पहचान भी करेगी। सम्मेलन में ये भी बताया गया कि अक्टूबर 2018 से अब तक PSA कार्यालय ने प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की 4 बैठकें हो चुकी हैं। Remember that all these missions came about over the last 3 years of the group of scientific secretaries working together and seeing what is important. So the PSA's office is now only the next step in that process. So the ministries are very important, very enthusiastic. We have also taken up multiple missions ranging from deep ocean, from artificial intelligence to natural language translation, health, agriculture, biodiversity and so on. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की ओर से घोषित 9 मिशन प्राकृतिक भाषा अनुवाद, क्वांटम फ्रंटियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, इलेक्ट्रिक वाहन, मानव स्वास्थ्य के लिए जैव विज्ञान, वेस्ट टू वेल्थ, डीप ओशन और अग्नि जैसे मिशन बताए गए हैं। प्रत्येक मिशन का नेतृत्व उसका प्रमुख मंत्रालय करेगा और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थागत भागीदारों को भी शामिल किया जाएगा। Ayushman Bharat mission, as also in general, health delivery, needs to be based on evidence. That evidence currently is based on patients going to hospitals, and better understanding of the patient's history will only help that decision. So the Bioscience for Human Health mission, which will have a major genomics component, will help get data which will allow a patient to get better advice, because the technologies to track that person's health history will be available to that patient, and that patient's information can be used in decision making. प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित सभी विषयों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है और इन विषयों पर प्रधानमंत्री के विजन के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। इनमें विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों के कुल 9 स्थायी सदस्य हैं। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत सुरक्षित हाथों में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और देशवासियों की सुरक्षा से किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ख्वाजा साहब के 807वें उर्स के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश की और उपस्थित लोगों को उनका संदेश पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर भारत और पूरे विश्व में उनके अनुयायियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, मान्यताओं और आस्थाओं का सद्भावपूर्ण सह अस्तित्व ही हमारे देश की खूबसूरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चादर हर वर्ष अजमेर शरीफ की दरगाह में आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूफी और संतों के संस्कार से भरे हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी इंसाफ और इंसानियत के लिए सूफी और संतों के संस्कार से भरे हुए हैं, वहीं देश की सुरक्षा और देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए सेनानियों के संकल्प के साथ भरे हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में आज देश दिन दूना रात चौगुना तरक्की किया है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के सूफियों के, देश के संतों की, हमारे देश के आध्यात्मिक संस्कार और परंपराएं हैं, उसको भी पूरे दुनिया में ताकत मिली है। आज हमने चादर प्रधानमंत्री जी की तरफ से चढ़ाई है और तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के लिए दुआएं दी हैं और हम दुआ की है कि प्रधानमंत्री जी मजबूत तरीके से, मजबूती के साथ देश के तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं वो और तेजी से करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।